हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वनस्पति जगत थर्ड चैप्टर यानी कि प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी में बांटा गया है। हमने सबसे पहला जो थेलोफाइटा था, शैवाल, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि शैवाल का शरीर किस प्रकार का होता है, उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है, उसका यूज क्या होता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है उसे हम हरे शैवाल कहते हैं तथा क्लोरोफाइसी में ए बी वर्णक पाए जाते हैं तथा पायरेनोइड्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कप के आकार के, प्लेट के आकार के, जालिकावत आकार के होते हैं। हरे जो शैवाल होते हैं इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज के बाद पेक्टोज का पदार्थ पाया जाता है। इनमें 2 से 8 फ्लेजिलाए पाई जाती है जो असमान होती है तथा शीर्ष पर पाई जाती है। ये हमने क्लोरोफाइसी के सदस्यों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि फियोफाइसी में कौन से पादपों को रखा गया है। तो फियोफाइसी को हम बुरे शैवाल कहते हैं सामान्य भाषा में। इसमें जो ए तथा सी और फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णन पाया जाता है। फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका जो रंग होता है जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न शेड्स में होता है, यानी हल्का भूरा, डार्क भूरा, बहुत सारे जो शेड्स होते हैं वो इनमें फ्यूकोजेंथिन नामक वर्णक के कारण होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की होती है। इसके बाद एलाजिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इनमें जो भोजन संचित होता है वो मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में भोजन संचित होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि फियोफाइसी के सदस्य में भोजन का संग्रहण कैसे होता है, मैनिटोल और लेमिनेरिया के रूप में इनका भोजन का संग्रहण होता है। और इसमें जो फ्लेजिलाए पाई जाती है वो 2 असमान फ्लेजिलाए पाई जाती है तथा आपस में जुड़ी हुई फ्लेजिलाए पाई जाती है। तो हमने फियोफाइसी के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था तीसरा रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? लाल शैवाल कहते हैं। इनमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं? इसमें क्लोरोफिल ए, डी तथा फ्यूको एरिथिन नामक वर्णक पाया जाता है। इनमें जो पादप होते हैं उनका रंग लाल होता है, जैसे पॉलीसाइफोनिया हो गया। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है तथा इसमें जो भोजन संग्रहित होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में इनका भोजन संग्रहित होता है। तो हमने शैवाल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। जो दूसरा पादप है यानी जो दूसरा ग्रुप है ब्रायोफाइटा, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें सवन उत्तक नहीं पाया जाता है लेकिन मधुत की कोशिकाएं पाई जाती है। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका शरीर भी थैलस के प्रकार होता है, थैलस के समान ही होता है जैसे थेलोफाइटा का होता था, लेकिन इसमें जड़, तना, पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि उनके समान संरचनाएं पाई जाती है, जैसे तना सम पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि इसमें समान उत्तक नहीं पाए जाते हैं। इनमें युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दोनों पीढ़ियां पाई जाती है, यानी युग्मोद्भिद जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी के ऊपर निर्भर करती है। बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है युग्मोद्भिद पीढ़ी पर निर्भर करती है। जो इस प्रकार की जो अवस्थाएं होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है उसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो ब्रायोफाइटा में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि ये कहाँ मिलते हैं हमें, सबसे ज्यादा ये कहाँ रहते हैं? तो ये जो ब्रायोफाइट होते हैं वो नम स्थानों पर, नदियों के तालाबों के किनारों में पाए जाते हैं, गीली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये सब ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं, यानी कि एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम के। क्यों? क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है।
इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण किसको कहते हैं? जिसमें युग्मोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर निर्भर हो, बीजाणुद्भिद पीढ़ी युग्मोद्भिद पीढ़ी पर निर्भर हो। तो युग्मोद्भिद पीढ़ी क्या होता है? जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। और बीजाणुद्भिद पीढ़ी किसको कहते हैं? जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? नम छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा की एक जाति है जो जल में भी पाई जाती है। वो है रिक्सिया फ्लूटेंसा। जो ब्रायोफाइट होते हैं उन्हें हम पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। तो ये पादप जगत की उभयचर भी है। इनमें जो जनन पाया जाता है वो कायिक तथा लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। कायिक जनन कैसे होता है? कायिक जनन विखंडन के द्वारा, या जो जेमा कप होता है इसके द्वारा, पत्र कलिकाओं के द्वारा छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचनाएं होती है, या थैलोफाइटा का शरीर विभिन्न भागों में टूट जाता है। इस प्रकार से इसमें कायिक जनन होता है। तथा लैंगिक जनन हम पढ़ेंगे। इसमें ब्रायोफाइट्स को हमने लिवरवर्ट तथा मांस दो भागों में बांटा है। तो इनमें लिवरवर्ट्स में किस प्रकार से जनन पाया जाता है तथा मॉस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसमें स्त्रीधारी दल तथा पुधानी दल पाई जाती है। ये एक पादप पे भी हो सकती है, यानी ये उभयचर एक ही पादप में उभयलिंगी भी हो सकते हैं। पादप ऐसा पादप जिसमें नर तथा मादा एक ही पौधे पे उपस्थित हो तो हम उसे उभयलिंगी कहते हैं, तथा अलग अलग उपस्थित हो तो हम उसे एक लिंगाश्री कहते हैं। तो ये जो थैलोफाइट्स के जो सदस्य होते हैं इसमें जरूरी नहीं है कि वो एक ही पादप पे उपस्थित हो, तथा ये अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही पादप पे भी हो सकते हैं। तो इनमें स्त्रीधानी दल तथा पुधानी दल भी पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। यानी जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। हमने पढ़ा था सबसे पहले जो मोनेरा जगत पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था माइकोप्लाज्मा, जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है, माइकोप्लाज्मा है। तथा इसको हम क्या कहते थे? माइकोप्लाज्मा जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, इसे हम पादप जगत का बहरूपिया कहते थे। इसे पादप जगत का बहरूपिया क्यों कहते थे? क्योंकि ये अपना जो स्ट्रक्चर था, आकार था, वो बार बार बदलती रहती थी, और इसलिए हम उसको क्या कहते थे? पादप जगत का बहरूपिया। और हम इसे कहते हैं पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियंस। पादप जगत के उभयचर किसको कहते हैं? हम ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ब्रायोफाइट्स जो होता है उसको हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है लिवरवर्ट, दूसरा होता है मांस। तो हम पहले पढ़ते हैं लिवरवर्ट के बारे में। लिवरवर्ट में जो पौधे होते हैं, लिवरवर्ट में जो आता है मार्किंशा नामक पौधा होता है। यानी ये मार्किंशा का जो डायग्राम हमने बना रखा है, ये जो होते हैं इसका अधर जो स्तर होता है, यानी कि जो निचला स्तर होता है वो सबस्ट्रेट के द्वारा चिपका रहता है, यानी भूमि पर बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। तथा ये जो मूल जैसी संरचनाएं पाई जाती है, मूलाप पाए जाते हैं, वो जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। नर युग्मक जो होता है ये पुधानी दल है। पुधानी दल में पुंडू का निर्माण होता है। तो ये स्त्रीधानी दल है, इसमें गोल अंडाणु का निर्माण होता है, यानी इसमें अंडाणु बनते हैं। इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसीलिए ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का उभयचर यानी एम्फीबियंस कहते हैं।
क्योंकि इन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इनमें होता है कि जो नर होता है, जो नर ब्रायोफाइटा होता है, मार्केंशिया का जो नर पौधा होता है, वो जो जल में जाता है तथा अपने पुंगड़ों का त्याग कर लेता है तथा पूधानी दल में पुंगड़ों का निर्माण होता है, पुंगड़ों को जल में छोड़ देता है तथा वह स्त्रीधानी दल में जाकर अंडाणुओं से संयुग्मित हो जाता है तथा युग्मनज का निर्माण कर लेता है। इनमें क्या होता है, जो युग्मनज बनता है वो तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं करता, यानी जो बहुकोशिकीय भ्रूण युग्मनज बन जाता है वो तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं करता है तथा बीजाणुओं को जन्म दे देता है, यानी बीजाणु पीढ़ी को विकास कर लेता है। इसमें क्या होता है, कैप्सूल जैसी संरचनाएं बन जाती है। इस प्रकार से कैप्सूल जैसी संरचनाएं बन जाती है। इसमें बीजाणु होते हैं, बीजाणुओं का अंकुरण हो जाता है तथा वापस से जो गैमेट्स होते हैं युग्मोद्भिद बन जाते हैं। तो ये जो बीजाणु को जिसमें निर्माण होता है वो बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहलाती है, और जिसमें नर जैसे ये गैमेट्स से युग्मक होते हैं उनको हम युग्मोद्भिद पीढ़ी कहते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, यानी जो नर युग्मोद्भिद पीढ़ी बीजाणुद्भिद पीढ़ी पर निर्भर होती है तथा जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो युग्मोद्भिद पीढ़ी पर निर्भर होती है। तो इसे हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। जो लीवर वर्ड्स होते हैं उनका जो अधः स्तर होता है सबस्ट्रेट द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें युग्मक धानियां पाई जाती है, गैमेट्स पाए जाते हैं। निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो ये पुंगड़ू जो होते हैं वो तैर कर मादा युग्मक के पास जाते हैं तथा स्त्रीधानी दल में प्रवेश करके अंडाणुओं से युग्मनज का निर्माण कर लेते हैं। तो निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पूधानी दल में पुंगड़ू का निर्माण होता है। तथा स्त्रीधानी दल में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसमें जनन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कायिक यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन कैसे होता है? कायिक जनन होता है, ये जो है मादा ब्रायोफाइट्स है, ये मार्केंशिया का स्ट्रक्चर है, और ये नर युग्मक है, यानी कि ये भी मार्केंशिया का नर युग्मक है, गैमेट्स है, और ये मादा गैमेट्स है। ये मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? कंद द्वारा होता है, यानी ये जो मुलाब होते हैं, मुलाब में ये जेमा कप है, ये जो हमें गोल ये इस टाइप की जो संरचना दिखनी है कप टाइप की, ये जेमा कप कहलाता है। जेमा कप जो होता है वो पौधे से अलग हो जाता है तथा अलग होकर नए ब्रायोफाइट्स का निर्माण कर लेता है। तो ये जेमा कप द्वारा भी कायिक जनन होता है। इसमें क्या होता है? विखंडन द्वारा कोई भी पार्ट अलग हो जाता है, भले यहाँ से अलग हो, यहाँ से कहीं से भी अलग हो जाता है, तथा जो पार्ट अलग होता है वो नए ब्रायोफाइट्स का निर्माण कर लेता है। तो गेमा कप द्वारा, ये जेमा कप द्वारा भी हो गया। पत्र पलिका, इसमें छोटी छोटी पत्ती समान संरचनाएं होती है।
ये जो छोटी छोटी पत्ती समान संरचनाएं होती है, ये भी जो नए ब्रायोफाइट्स का जन्म दे देती है, यानी नया ब्रायोफाइट्स उत्पन्न कर लेती है। तो इसमें जो कायिक जनन होता है वो पत्र पलिकलाओं द्वारा या फिर जेमाकप द्वारा तथा विखंडन के द्वारा होता है। तथा विखंडन द्वारा होता है। और इसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? जो नर युग्मक होता है वो अपने पूर्णों को जलाशय में त्याग कर देता है तथा जो पूर्ण होते हैं तैर कर स्तनधारी दल में प्रवेश कर जाते हैं तथा अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अंडाणु का निर्माण हो जाता है तथा ये मिलकर युग्मनज का निर्माण कर देते हैं। युग्मनज जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है तथा युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। इसमें तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है तथा बीजाणुद्भिद अवस्थाओं का निर्माण कर लेते हैं ये, तथा एक कैप्सूल नामक संरचना बना देते हैं। कैप्सूल में बीजाणु होते हैं, बीजाणुओं का अंकुरण हो जाता है तथा नए युग्मोद्भिद पीढ़ी विकसित कर लेते हैं, यानी कि नया पौधा विकसित कर लेते हैं। तो इसमें इस प्रकार का जनन पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे मोस के बारे में। मास किसको कहते हैं? दूसरा हम पढ़ेंगे मास। मास में आते हैं फ्यूनेरिया या स्पेगनम। ये जो स्पेगनम होता है, स्पेगनम में जल धारण करने की क्षमता अत्यधिक पाई जाती है, यानी इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्पेगनम इस तरह का होता है, ये इसकी शाखाएं होती है। ये पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं। तो स्पेगनम इस टाइप का होता है। इसमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है वह अत्यधिक होती है। तो जो पौधों को, जीवित पौधों को या सजीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाने के लिए हम स्पेगनम का ही उपयोग करते हैं। तथा स्पेगनम से पीट यानी कोयले जैसा पदार्थ बनाया जाता है, जो जलने के लिए ईंधन के रूप में हम इसको काम में लेते हैं। तो स्पेगनम में किस प्रकार का जनन होता है? जो ये मास है, मास में भी कायिक तथा लैंगिक जनन होता है। कायिक जनन वही विखंडन के द्वारा या फिर घेमाकप के द्वारा होता है। तथा लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? लैंगिक जनन में स्पष्ट रूप से पीढ़ी एकांतरण हमें दिखाई देता है। पीढ़ी एकांतरण हमने पढ़ा था, किसको कहते हैं? बीजाणुद्भिद से युग्मोद्भिद पीढ़ी का विकास होता है, युग्मोद्भिद पीढ़ी से बीजाणुद्भिद पीढ़ी का विकास होता है। ये जो स्पष्ट एकांतरण होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था का बनना, दूसरी अवस्था से प्रथम अवस्था का बनना, ये पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। तो मास में जो ये पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन दो प्रकार से होता है। निषेचन के दौरान दो अवस्थाएं आती है। प्रथम अवस्था में क्या होता है? तंतु का निर्माण होता है। और दूसरी जो अवस्था होती है, पार्श्व में छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, मतलब पिछले भाग में, पौधे के पिछले भाग में छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं तथा पत्तियां मिलकर एक युग्मक का निर्माण कर लेती है तथा युग्मक से बीजाणुद्भिद पीढ़ी का विकास होता है।
जैसे ये प्रथम में तंतु बने, इस प्रकार से तंतु बनते हैं प्रथम अवस्था में। फिर पार्श्व में यानी पिछले भाग में छोटी छोटी पत्तियों का विकास होता है। ये जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, इसमें नर तथा मादा युग्मक रहते हैं। तो जिसमें नर तथा मादा युग्मक रहते हैं वो युग्मोद्भिद अवस्था हो गई। तो ये हो गई युग्मकोद्भिद अवस्था। क्यों? इसमें नर तथा मादा युग्मक पाए जाते हैं। फिर इनसे फूट सीटा तथा कैप्सूल का निर्माण होता है। इस प्रकार की संरचना का विकास होता है। इस प्रकार की संरचना बनती है। ये जो अवस्था होती है इसे हम बीजाणुद्भिद अवस्था कहते हैं। इसमें जो नर तथा मादा युग्मक होते हैं उससे युग्मनज बनता है। युग्मनज में न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है तथा ये बीजाणुद्भिद अवस्था बना लेता है, यानी कि इस प्रकार की संरचनाएं बना देता है। ये जो भाग होता है कैप्सूल बना लेता है। कैप्सूल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री यानी मियोसिस। मियोसिस होता है। फिर इसमें जो बीजाणु पाए जाते हैं, बीजाणुओं का अंकुरण हो जाता है। और बीजाणु का अंकुरण होने के बाद में वापस ये अवस्था आ जाती है, यानी युग्मक का निर्माण हो जाता है, युग्मोद्भिद पीढ़ी बन जाती है। तो इसमें क्या हुआ? दो अवस्थाएं हुई। प्रथम अवस्था में तंतु का निर्माण हुआ, दूसरी अवस्था में छोटी छोटी पत्र कलिका यानी छोटी छोटी पत्तियों जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ। इनमें युग्मक रहते हैं। युग्मक से युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज से फूट सीता कैप्सूल का निर्माण हुआ, यानी ये कैप्सूल जैसी संरचनाएं बनी। इसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी का विकास हुआ। इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बीजाणुओं का अंकुरण हुआ तथा अंकुरण के कारण फिर नया युग्मक वहां पे बन गया, यानी कि नया पौधे का विकास हो गया। तो इस प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है तथा हम एक ही पौधे में बीजाणु तथा युग्मोद्भिद पीढ़ी देख सकते हैं। तो इसमें ये जो होता है इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो आज हमने ब्रायोफाइटा के लीवर वर्ट तथा मोस के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे।